हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन फॉर क्लास 9th। सब्जेक्ट रहेगा सोशल साइंस। आज की वीडियो काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस पेपर, क्वेश्चन पेपर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वो सभी आपको इस चैनल पर मिलेंगे। चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सेक्शन ए दिया गया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हिंदी मीडियम में ऑलरेडी हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो वहाँ से आप कंप्लीट पेपर देख सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। सेक्शन ए दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टोर्स द ग्रेन्स व्हीट एंड राइस प्रोक्यूर्ड थ्रू। तो इसमें क्या आ जाएगा? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। सेकंड क्वेश्चन, नवीन इज 10 years old एंड वर्क एज अ वेटर इन रेस्टोरेंट। विच फंडामेंटल राइट ऑफ नवीन इज बीइंग वायलेटेड। ठीक है, 10 year old है और वेटर का काम करता है, तो कौन सा फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट हो रहा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आंसर रहेगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस डेटा 2011 द मोस्ट पॉपुलर स्टेट ऑफ इंडिया। सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो स्टेट है वो कौन सा है? वो है उत्तर प्रदेश। बी विल बी द राइट आंसर। पार्लियामेंट ऑफ रशिया इज कॉल्ड। पार्लियामेंट ऑफ रशिया क्या कहेंगे उसको? ड्यूमा। आंसर विल बी ड्यूमा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, मैच द फॉलोइंग। तो इसमें आ जाएगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स इज द फाउंडर ऑफ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। ठीक है, सी थर्ड हो जाएगा। और लेनिन, लेनिन इज द लीडर ऑफ व्लादिमीर लेनिन, लेनिन इज द लीडर ऑफ बोल्शेविक पार्टी। स्टालिन ने कलेक्टिविजेशन प्रोग्राम दिया था। एंड निकोलस सेकंड जार ऑफ रशिया। ये आंसर हो जाएगा। बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 6th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। तो कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है इसके बारे में? ठीक है, तो देखिए, अ मिनिमम ऑफ 100 days वर्क इज एंश्योर्ड। ये ठीक है। 1/3 एम्प्लॉयमेंट वाज रिजर्व फॉर वुमेन। ये भी ठीक है। इट एंश्योर एम्प्लॉयमेंट फॉर अर्बन एरियाज। तो ये ठीक नहीं है। तो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स रिलेटेड टू फ्रेंच रेवोल्यूशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है इसको अरेंज करना है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले क्या होगा? सेकंड आ जाएगा, लुइस 16 बिकेम द किंग ऑफ फ्रांस। देन ए कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम टू लिमिट द पावर ऑफ द किंग। ठीक है, फर्स्ट पे ये होगा, सेकंड पे ये होगा, थर्ड पे हो जाएगा आपका नेपोलियन बिकम द एम्परर ऑफ फर्स्ट। थर्ड पे फ्रांस बिकम ए रिपब्लिक। थर्ड पे ये हो जाएगा। एंड नेपोलियन बिकम द एम्परर ऑफ फ्रांस। फोर्थ पे ये हो जाएगा। तो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। तो इसमें इनकरेक्ट मैच में आपको बताना है, ए रहेगा। ये ठीक है, ये ठीक है, ये भी ठीक है। धौलागिरी, अन्नपूर्णा एंड गुरला मंदाता नेपाल में। कंचनजंगा जो है वो नेपाल, ये गलत है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द क्वेश्चन गिवन बिलो देयर आर 2 स्टेटमेंट मार्क्ड एज असर्शन एंड रीजन। रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन दिया गया है, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन मिसयूज इट्स राइट्स फॉर विनिंग इलेक्शंस। ठीक है, एंड रीजन रहेगा, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिस्पेक्ट द लॉ एंड सिविल राइट। तो इसमें जो आंसर रहेगा, इसमें देखिए आपका जो आंसर है, इसमें आपका जो असर्शन दिया गया है वो गलत है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मिसयूज नहीं कर सकती अपने राइट्स का फॉर विनिंग इलेक्शन। ठीक है, तो ये गलत हो गया। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिस्पेक्ट द लॉ, ये ठीक रहेगा। तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्लियर? आंसर विल बी डी। असर्शन इज इनकरेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन द क्वेश्चन गिवन बिलो देयर आर 2 स्टेटमेंट मार्क्ड एज असर्शन एंड रीजन। रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन दिया गया है, इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। एंड इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर। इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो इतनी है। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, बट ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आंसर जो है क्या रहेगा? बी विल बी द आंसर। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 है, इन द गिवन क्वेश्चन बिलो देयर आर टू स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज assertion and reason. Read the statement and choose the correct option. Green revolution is a means to India's goal of self-sufficiency in good grains. Reason रहेगा green revolution has helped in increasing food production in India. ठीक है, तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट ठीक हैं और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो इंडिया में जो ग्रेन्स है या आप कह सकते हो कि भारत की जो आत्मनिर्भरता है उसका लक्ष्य का एक साधन है। क्लियर। और इससे क्या है, इससे खाद्य उत्पादन में जो फूड प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ाने में हेल्प मिलती है। तो ए विल बी द राइट आंसर, ये ठीक है और ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 12 है, इन द क्वेश्चन गिवन बिलो, इसमें भी असर्शन और दी गई है। तो इसमें देखिए, द ईस्टर्न घाट आर डिसकॉन्टिन्यूस एंड इरेगुलर। जो ईस्टर्न घाट है वो डिसकॉन्टिन्यू है और इरेगुलर है, तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बट द ईस्टर्न घाट आर लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ये गलत है। तो इसमें हमारा आंसर सी हो जाएगा, असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड चूज द करेक्ट टर्मिनोलॉजी फ्रॉम द ऑप्शन। देयर विल बी नो अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन हाउ सिटीजन थिंक। इसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिटीजन जो है कंट्री के कैसे सोचते हैं, हाउ दे एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ एंड हाउ दे एक्ट ऑन देयर आइडियाज़। कैसे सोचते हैं, कैसे अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करते हैं, क्या कैसे जो है उन आइडियाज़ पे काम करते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम फ्रीडम कहेंगे। विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ देयर इन इंडिया। इंडिया में किस टाइप की क्लाइमेट है, दैट इज़ द मानसून टाइप क्लाइमेट। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट हैज़ बीन कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किसको जो है हार्ट एंड सोल कहा है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो किसको कहा है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को कहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 16, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें आउटब्रेक ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ, इस टाइम पे शुरू हुआ, और एंड कब हुआ, तो ये हो जाएगा 1918 में एंड हुआ था, 1914 में शुरू हुआ था। हिटलर बिकम द चांसलर ऑफ जर्मनी, तो ये कब हुआ था, ये जो है जनवरी 1933 में हुआ था। एंड ट्रीटी ऑफ वर्साइल, तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुआ था 1919 में। क्लियर, तो ये जो है आंसर हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, द टाइटल ऑफ ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय नेल्सन मंडेला इज। तो टाइटल ऑटोबायोग्राफी क्या थी नेल्सन मंडेला की, वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। क्या थी, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द डेक्कन प्लेटू। तो डेक्कन प्लेटू इज अ ट्राइंगुलर लैंड मास, तो बिल्कुल ठीक है। डेक्कन प्लेटू लाइज इन द साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर एंड सतपुड़ा रेंज लाइज इन द नॉर्थ ऑफ द डेक्कन प्लेटू, तो आंसर हमारा डी रहेगा। ठीक है, तीनों ही स्टेटमेंट क्या है इसमें ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, द प्री मानसून शावर इन केरला एंड कर्नाटका इज ऑफन रेफर टू एज। तो जो प्री मानसून शावर है केरला और कर्नाटका में, उसको क्या बोला जाता है, सो दैट इज नोन एज द मैंगो शावर। क्या बोलेंगे उसको हम, मैंगो शावर बोलेंगे। क्वेश्चन 20 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, तो कौन नहीं थे, महात्मा गांधी वाज नॉट अ मेंबर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन बी दिया गया है, व्हाट इज अक्टूबर हीट इन रीट्रीटिंग मानसून सीजन। अक्टूबर हीट इन द, व्हाट इज अक्टूबर हीट इन द रीट्रीटिंग मानसून सीजन, क्या है ये। तो इसका आंसर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर देखेंगे, दैट इज ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर द स्काई बिकम क्लियर। स्काई कैसा होता है, बिल्कुल क्लियर होता है। एंड टेम्परेचर राइज, डे टाइम टेम्परेचर रिमेन्स हाई, दिन में तापमान जो है टेम्परेचर वो हाई हो जाता है। वाइल नाइट्स आर कूल एंड प्लेजेंट, जबकि जो नाइट्स हैं वो कूल और प्लेजेंट होती हैं। ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी द डे टाइम वेदर बिकम अनबेरेबल, कॉमनली नोन एज क्वार की उमस। तो उसको क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज क्वार की उमस। डिस्क्राइब द राइट्स ऑफ लोकसभा, लोकसभा के क्या राइट्स हैं। तो देखिए, लोकसभा के राइट्स क्या हैं। लोकसभा का सबसे मेन काम क्या होता है कि जो भी बिल्स होते हैं ना उन सबको पास करने का काम होता है। इट होल्ड कंट्रोल ओवर फाइनेंसिस, जो भी फाइनेंसिस होते हैं उन सबको कंट्रोल करता है लोकसभा। राज्यसभा से भी ज़्यादा पावर होती है लोकसभा के पास। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो सभी, उनकी एक जवाबदेही होती है, आंसरेबल होते हैं कलेक्टिवली टू द लोकसभा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, डिस्क्राइब द राइट्स ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा की क्या राइट्स हैं। अ बिल मस्ट पास थ्रू द राज्यसभा टू बिकम द लॉ। अब राज्यसभा के पास पावर है कि जब बिल जो है वो लोकसभा में पास हो जाता है तो उसको राज्यसभा में भेजा जाता है और वहाँ पर भी उसका पास होना ज़रूरी है। ठीक है, तभी वो बिल जो है लॉ बनता है।
नेक्स्ट देखिए, द राज्यसभा कैन नॉट ब्लॉक इन मनी बिल बट कैन डिले इट फॉर 14 डेज टू अलाउ फर्दर डिस्कशन। राज्यसभा जो है किसी भी बिल को ब्लॉक नहीं कर सकती है, बट उसको केवल डिले कर सकती है फॉर अबाउट नियर 14 डेज, उसके बाद, ताकि उसमें फर्दर डिस्कशन किया जा सके। इट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेजिडेंट एंड वाइस प्रेजिडेंट, इनके इलेक्शन में राज्यसभा का रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33, एनालाइज द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फ्रांस एट द टाइम ऑफ लुई 16 से असेशन टू द थ्रोन। ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी फ्रांस की लुई 16 के जो है जब उसको राजा बनाया गया था। तो आंसर क्या रहेगा, आंसर विल बी दैट इज द न्यू किंग इनहेरिटेड एन एम्प्टी ट्रेजर ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड वॉर्स। तो बहुत लंबे टाइम से वॉर चल रहे थे, तो उसको एक खजाना जो है अपना वो खाली मिला था। मेंटेनिंग द एक्स्ट्राविजेंट कोर्ट एट वर्साइल फर्दर ड्रेन्ड फाइनेंसेस। ठीक है, सपोर्टिंग अमेरिकन कॉलोनीज इन द सपोर्टिंग अमेरिकन कॉलोनीज इन द वॉर अगेंस्ट ब्रिटेन लेड फ्रांस इनटू डेट। तो जो भी वॉर में जो है बहुत पैसा लग चुका था, एंड जिससे कि वो एक तरह से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा बढ़ गया था। सिवियर ग्रेन शॉर्टेज हो गई थी एंड इंक्रीज टैक्सेस वर्स दे सिचुएशन, और सिचुएशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा टैक्सेस बढ़ने से बहुत ही ज़्यादा वर्स सिचुएशन थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज क्रॉनिक हंगर, नेम एनी वन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉनिक हंगर। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज क्रॉनिक हंगर, नेम एनी वन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉनिक हंगर। तो ये जो है टू टाइप की हंगर होती है, सीजनल हंगर एंड क्रॉनिक हंगर। सीजन के अकॉर्डिंग जो हंगर होती है, जो भूखमरी होती है, उसको हम सीजनल हंगर कहते हैं। एंड क्रॉनिक हंगर जो एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलती है। सो कॉन्टिन्यूस इनसफिशिएंट क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ फूड, दैट इज नोन एज क्रॉनिक हंगर। एंड लो इनकम इज़ वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ प्रोलॉन्ग्ड हंगर। ठीक है, लो इनकम जो है वो इसका मेन रीज़न है फॉर द प्रोलॉन्ग्ड हंगर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन सी दिया गया है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। डिस्क्राइब द मेन प्रोविजंस ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साइल। सो मेन प्रोविजन क्या रहेंगे ट्रीटी के। इट फर्स्ट है, जर्मनी मिलिट्री वॉज डिसमेंटल्ड and it was held responsible for the war. Germany was forced to pay $6 billion in compensation. उसको $6 billion जो है एज ए कंपनसेशन पे करने थे। अलाइड फोर्सेस ऑक्यूपाइड द रिसोर्स रिच राइनलैंड ड्यूरिंग द 1920। तो जो अलाइड फोर्सेस थे उन्होंने जो उनका रिसोर्सेज रिच राइनलैंड एरिया था, जिसमें बहुत सारे उनके रिसोर्सेज थे, उस पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया था। द ट्रीटी इकोनॉमिकली क्रिपल्ड एंड पॉलिटिकली वीकन जर्मनी। तो जो ट्रीटी थी उसने इकोनॉमिकली उसको क्रिपल्ड यानी एक तरह से कुचल दिया, पॉलिटिकली वीक कर दिया जर्मनी को, लीडिंग टू द राइज ऑफ नाजिज्म, जिससे नाजिज्म का जन्म हुआ। नेक्स्ट देखिए, व्हाई डिड द नाजिज्म बिकम अ मास मूवमेंट ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन। ठीक है, तो जो नाजिज्म है वो एक बहुत बड़ा मास मूवमेंट बन गया, क्यों। सो जर्मनी वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर। जर्मनी उसको वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल माना गया ड्यू टू द ह्यूमिलेटिंग टर्म्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साइल। तो जो ट्रीटी हुई थी उससे उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। जर्मनी वॉज इकोनॉमिकली डिवास्टेटेड एंड जर्मनी बिकम एक्सट्रीमली वीक पॉलिटिकली एंड मिलिट्रीली। ठीक है, हर तरह से जर्मनी जो है वो वीक हो गया था, और कुछ तो वॉर के कारण और कुछ जो वर्साई की संधि थी, ट्रीटी थी, उसकी वजह से। The failure of the Weimar Republic, along with rising inflation and employment, provided an opportunity for the Nazism to become a major movement. ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड राइट द नेम ऑफ द रेस्पेक्टिव कंट्री। द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया विच शेयर इट्स बाउंड्री विद राजस्थान इज पाकिस्तान। नेबरिंग कंट्री इंडिया का क्या है जिसकी बाउंड्री शेयर होती है राजस्थान के साथ, दैट इज पाकिस्तान। द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया विच शेयर इट्स बाउंड्री विद अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के साथ जो बाउंड्री शेयर होती हैं दैट इज चाइना, भूटान। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया विच स्टेट्स इज बाउंड्री विद उत्तर प्रदेश इज द अरुणाचल प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के साथ जो बाउंड्री शेयर हो रही है दैट इज द अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, डिस्क्राइब द वैल्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं। So the preamble highlight key values like sovereignty, socialism, secularism, democracy and justice. तो ये क्या है, जो हमारा प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमारी जो कुछ वैल्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करता है। ठीक है, फिर चाहे वो सोवर्निटी हो, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, ये सब हों। ह्यूमन रिसोर्सेज,
ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसी को आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इज इम्पॉसिबल विदाउट डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्सेज जो है कोई भी कंट्री उसके बिना डेवलप नहीं कर सकता। तो देखिए जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, फिर चाहे वो किसी भी तरह के रिसोर्सेज हो, उन सब के ऊपर काम करने वाला कौन है? वो है ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक रिसोर्सेज से ऊपर है वो। क्लियर है? सो इसका आंसर हो जाएगा, ह्यूमन रिसोर्सेज आर एन असेंशियल फैक्टर इन ऑल टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन। दिस रिसोर्सेज मस्ट बी हेल्दी एंड एजुकेटेड। तो जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो हेल्दी होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए। ऑल टाइप ऑफ इनोवेशन एंड इन्वेंशन आर डन बाय ह्यूमंस। लार्जर एंड स्किल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज प्रोडक्शन। ठीक है, लार्जर और स्किल्ड जो पॉपुलेशन है वो क्या करती है, उससे काम अच्छे से होता है किसी कंट्री में, तो उससे प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। और इंटरनेशनल पॉपुलेटेड जो है, इंटरनेशनल आप कह सकते हो पॉपुलैरिटी रहती है। नेक्स्ट देखिए, वाई डू वी नीड फूड सिक्योरिटी। हमें फूड सिक्योरिटी क्यों चाहिए? द नीड फॉर फूड सिक्योरिटी अराइजेज बिकॉज द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी में रिमेन फूड इनसिक्योर मोस्ट ऑफ द टाइम। मोस्ट ऑफ द टाइम जो पुअरेस्ट सेक्शन है सोसाइटी के, वो फूड के बिना रहते हैं, इसलिए फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए। इवन पीपल अबव द पॉवर्टी लाइन कैन बिकम फूड इनसिक्योर ड्यूरिंग नेशनल डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक, ड्रॉट, फूड सुनामीज। तो इनके थ्रू जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर लोग हैं उनके लिए भी जो है प्रॉब्लम आ जाती है जो फूड को लेकर, इसलिए फूड सिक्योरिटी ज़रूरी है। वाइड स्प्रेड क्रॉप फेलियर में आल्सो लेड टू फैमिन्स। तो जो अगर किसी साल ऐसा होता है, कुछ ऐसा आ जाए कि फसल अच्छी नहीं होती है, तो जो फूड है उसकी कमी हो जाती है, तो इसीलिए फूड सिक्योरिटी ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, सेक्शन डी देखिए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इन इंडिया द कैबिनेट इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, एंड द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन विद द कैबिनेट इज द प्राइम मिनिस्टर। रिव्यू द स्टेटमेंट। सो कैबिनेट जो है उसमें मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंस्टीट्यूशन है कैबिनेट, और उसमें जो पर्सन है प्राइम मिनिस्टर, वो भी मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन है। इसके बारे में आपको, स्टेटमेंट के बारे में आपको बताना है। तो देखिए कुछ जो कंट्रीज़ हैं उनमें प्राइम मिनिस्टर के पास सारा आप कह सकते हो सारी पावर्स होती हैं, और कुछ कंट्रीज़ में जिनमें प्रेसिडेंट के पास पावर होती है। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ पर क्या है, प्राइम मिनिस्टर के पास जो है प्रेसिडेंट से ज़्यादा पावर है। क्लियर? सो द प्रेसिडेंट अपॉइंट अदर, जो प्रेसिडेंट है, देखिए वो भी जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स लिए जाते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, वो सभी प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर ही लिए जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर ही उनको फाइनल करते हैं, तभी वो मंत्री बनाए जाते हैं। द प्रेसिडेंट अपॉइंट अदर मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर presides over cabinet meetings and coordinate the work of various department. If disagreement arise between department, their decision is final. ठीक है, they also have the power to dismiss minister. When the prime minister resigns, the entire council of minister resign. अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करता है तो सारी की सारी जो काउंसिल है वो ऑटोमेटिक उनका भी रिजाइन हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मेन प्राइम मिनिस्टर है, ही इज़ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन। वाई डू वी नीड पार्लियामेंट। हमें पार्लियामेंट की नीड क्यों है? तो देखिए पार्लियामेंट क्यों चाहिए? ग्लोबली पार्लियामेंट हैव द पावर टू एबोलिश एक्जिस्टिंग लॉज। तो लॉज जो है वो जो अगर पुराने लॉज हैं उनको ख़त्म करने के लिए या नए लॉ बनाने के लिए क्या चाहिए, जो पार्लियामेंट होती है। It replaces old ones with new laws, amend current laws and make new laws. In many countries, the parliament exercises direct and complete control over the government. The parliament can demand any information from the government. Parliament जो है गवर्नमेंट से किसी भी इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए डिमांड कर सकती है। इट इज़ द हाईएस्ट प्लेटफॉर्म फॉर डिबेटिंग एंड डिस्कसिंग नेशनल एंड पब्लिक इश्यूज इन एनी कंट्री। तो कोई भी पब्लिक और नेशनल इशू हो तो ये सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म है डिबेट डिस्कस करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, हाउ द रिवर्स इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। रिवर्स जो है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए क्यों ज़रूरी है? सो रिवर्स हैव क्रिएटेड फर्टाइल नॉर्दर्न प्लेन्स एंड डेल्टाज विद एलुवियल ऑयल सॉयल। ठीक है, विच आर द मोस्ट प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। तो इसमें एलुवियल सॉयल जो है फर्टाइल नॉर्दर्न प्लेन्स में रहती है, रिवर्स क्रिएट करती हैं, और मोस्ट प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर लैंड है इंडिया की। The water from rivers is a fundamental natural resources for agriculture, industrial activities and the survival of human, plants and animals. ठीक है, सो
रिवर्स हैव बीन द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन वर्ल्ड वाइड। तो जो भी सिविलाइजेशन प्रोड्यूस हुई है वो कहाँ पर हुई है, नदियों के आसपास ही हुई है। फॉर एग्जांपल इंडस सिविलाइजेशन इन इंडिया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन और में दिया गया है, व्हाट आर द मेन रीजन ऑफ रिवर पॉल्यूशन, सजेस्ट सम ऑफ द मेजर टू प्रिवेंट इट। तो मेन रीजन क्या है रिवर पॉल्यूशन के, और उसके जो है प्रिवेंट करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। So the increasing demand for water for domestic, municipal, industrial and agriculture purpose adversely affect its quality। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे वाटर, क्लीन वाटर की डिमांड बढ़ रही है, तो इस तरह से एग्रीकल्चर पर्पजेज की डिमांड बढ़ रही है। ठीक है। एक्सेसिव विड्रॉल ऑफ वाटर फ्रॉम रिवर्स रिड्यूस देयर वॉल्यूम वाइल अनट्रीटेड सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट आर डिस्चार्ज इनटू देम। तो एक्सेसिव विड्रॉल रिवर से लिया जा रहा है, जबकि जो अनट्रीटेड सीवेज है, गंदा पानी है, इंडस्ट्रीज का पानी है, वो सभी उनके अंदर छोड़ दिया जाता है। राइजिंग अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन हैव वर्सन द सिचुएशन। तो जो अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, लगातार शहरीकरण हो रहा है, इंडस्ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, इसकी वजह से जो है लगातार प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, और जो जो नदियां हैं वो उनके अंदर गंदा पानी छोड़ा जा रहा है। अब इसमें मेजर्स क्या रहेंगे, अनट्रीटेड सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड नॉट बी डिस्चार्ज इनटू रिवर, वी शुड नॉट थ्रो हाउस होल्ड वेस्ट इनटू रिवर, डर्टी क्लोथ शुड नॉट बी वॉश्ड ऑन रिवर बैंक। हमें पास जो है जो गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, कपड़े नहीं धोने चाहिए। Industrial must treat chemical waste before discharging it into river. Farmers should minimize the use of pesticides, herbicides and fertilizer as they are washed into river during rains, harming aquatic life. Clear? Next देखिए, अगला क्वेश्चन है, What are the major factors responsible for unemployment in India? इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का मेजर फैक्टर जो है वो क्या है, ये आपको बताना है। देखिए, इट लीड्स टू द वेस्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, इट इंक्रीज द इकोनॉमिक बर्डन, इट रेजेज द नंबर ऑफ डिपेंडेंट पॉपुलेशंस, रेजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इज अ साइन ऑफ स्ट्रगलिंग इकोनॉमी। तो ये वाला आंसर आप इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेन एनी 5 इफेक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। तो 5 इफेक्ट बताने हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, कि ओवरऑल ग्रोथ जो है इकोनॉमी पे इसका क्या फ़र्क पड़ता है अनएम्प्लॉयमेंट का। सो आंसर लिख देंगे। ठीक है, इट लीड्स टू द वेस्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, इससे जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो वेस्ट होता है। इट इंक्रीज द इकोनॉमिक बर्डन, इट रेजेज द नंबर ऑफ डिपेंडेंट पॉपुलेशन, एंड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इज अ साइन ऑफ स्ट्रगलिंग इकोनॉमी। तो ये एक स्ट्रगलिंग इकोनॉमी का साइन है राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द कलेक्टिविजेशन पॉलिसी ऑफ स्टालिन। स्टालिन की कलेक्टिविजेशन पॉलिसी जो है उसको एक्सप्लेन करना है। सो आंसर रहेगा, दैट इज इट वॉज आर्ग्यूड दैट द शॉर्टेज वॉज पार्टली ड्यू टू स्मॉल साइज होल्डिंग। ठीक है, सो इसमें क्या था कि जो शॉर्टेज वॉज पार्टली, जो स्मॉल साइज होल्डिंग्स, शॉर्टेज किस चीज़ की, ग्रेन्स की शॉर्टेज। ठीक है, अन्न की जो शॉर्टेज हो गई थी, दैट इज़ ड्यू टू द स्मॉल साइज, कि स्मॉल साइज के जो खेत हैं उस पर अच्छे से जो प्रोडक्शन है वो नहीं होती, तो ये तर्क दिया गया था। आफ्टर 1917, दैट इज आफ्टर 1917 लैंड वाज गिवन टू पीजेंट। जो है जो लैंड है वो किसको दे दी गई थी, लैंड जो है वो पीजेंट्स को दे दी गई थी। एंड टू एलिमिनेट द कुलक, लैंड वाज टेकन फ्रॉम द फार्मर्स। जो कुलक्स थे उसको एलिमिनेट करने के लिए लैंड जो है वो फार्मर्स से ले ली गई। एंड स्टेट कंट्रोल्ड लार्ज फार्म वर एस्टेब्लिश, और स्टेट कंट्रोल जिनको करता था तो इतने बड़े बड़े फार्म जो है वो बना दिए गए थे। द गवर्नमेंट फोर्स्ड ऑल फार्मर्स टू कल्टिवेट कलेक्टिवली, और जो भी गवर्नमेंट थी उन्होंने जो फार्मर्स थे उनको एक साथ कल्टिवेट करने के लिए फोर्स किया, और जो वो कलेक्टिव फील्ड थे उनको कॉलखोज के नाम से जाना जाता था। फार्मर्स वर्कड ऑन द लैंड एंड प्रॉफिट वर शेयर, जो फार्मर्स जो है वो काम करते थे और जो प्रॉफिट है वो सभी में शेयर कर दिया जाता था। तो ये था स्टालिन का कलेक्टिविजेशन पॉलिसी। और में दिया गया है, डिस्क्राइब द इंसिडेंट एसोसिएटेड विद अक्टूबर रेवोल्यूशन इन रशिया। इंसिडेंट एसोसिएटेड विद अक्टूबर रेवोल्यूशन इन रशिया, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। सो द अक्टूबर रेवोल्यूशन अकर ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन द इंटरिम गवर्नमेंट एंड द बोल्शेविक। इन सेप्टेम्बर व्लादिमिर लेनिन बिगेन गैदरिंग सपोर्टर्स फॉर द रिवोल्ट। ऑन October 16, 1917 he convinced the Petrograd Soviet and Bolshevik party to seize power. The Bolshevik party was renamed the Russian Communist Party, that is the Bolshevik। ठीक है, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी उसका नाम रख दिया गया था।
In November 1917, the Bolshevik held elections for the Constituent Assembly but failed to gain majority support. In January 1918, the assembly rejected Bolshevik measures, leading Lenin to dissolve it. Next, in subsequent years, the Bolshevik established complete control over the government, making Russia a one-party state. बाद में क्या हुआ, रशिया जो है वो वन पार्टी स्टेट बन गया था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेक्शन ई दिया गया है, देखिए केस बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपको क्या करना है, ये पैसेज जो दिया गया इसको अच्छे से रीड करना है, क्लियर। तो इसको आप बहुत अच्छे से रीड कर लेंगे। यहाँ से वीडियो को पॉज करके एक बार इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। इसके अंदर यही दिया गया है, रॉबेस्पियर जो गवर्नमेंट है इशूड लॉज प्लेसिंग है मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसिंग। तो उन्होंने क्या किया था, इक्वलिटी करने के लिए उन्होंने जो है यहाँ पर आप यहाँ से आप पढ़ सकते हो, द यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव वीट, जो वाइट फ्लोर था उसको उन्होंने बैन कर दिया था। ऑल सिटीजन वर रिक्वायर टू ईट द पेन इक्वलिटी ब्रेड जो बोला गया था, ए लोफ मेड अप ऑफ होल व्हीट, ठीक है। उसके अलावा इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल सर और मैडम ऑल फ्रेंच मैन एंड वुमेन वर हैंस फोर्थ सितियोन एंड सितोइनी, ठीक है, सिटीजन्स। चर्चेज वर शट डाउन, चर्च बंद कर दिए गए, एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू द बैरक और ऑफिसेज, और उनकी बिल्डिंग जो है वो बैरक और ऑफिसेज में चेंज कर दी गई थी। तो इस तरह का ये जो है आपने ज़रूर पढ़ा होगा, तो उसी से क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे। तो हाउ डिड रॉबेस्पियर ट्रीट द एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक, तो किस तरह से वो ट्रीट करते थे एनिमीज़ को, तो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से उनको मारा पीटा जाता था। अरेस्टेड, इम्प्रिजन्ड एंड ट्राइड बाई अ रिवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल, इट फाउंड गिल्टी, दे वर कन्विक्टेड। अगर वो गिल्टी मिलते थे, जैसे उनको जो है अगर उनका वो गिल्टी होते थे तो उनकी गर्दन अलग कर दी जाती थी। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, वाई वॉज रोबेस्पियर रूल कॉल्ड द रेन ऑफ टेरर। रोबेस्पियर रूल को रेन ऑफ टेरर क्यों कहा जाता था, क्योंकि उनकी जो पॉलिसीज़ थी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। ड्यू टू स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड पिनिटिव पॉलिसीज़ रेन ऑफ टेरर कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, द आइडियाज़ ऑफ इक्वलिटी वर अप्लाइड इन फ्रेंच सोसाइटी, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। आइडियाज़ ऑफ इक्वलिटी जो है वो अप्लाई किए गए थे फ्रेंच सोसाइटी में, आप कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे। तो इसमें हमने वही कर देना है आंसर, इक्वलिटी इक्वल ब्रेड वाला। ऑल सिटीजन्स वर रिक्वायर टू ईट इक्वल ब्रेड, ठीक है, कि सबको जो है इक्वल ब्रेड लेना है। एंड ट्रेडिशनल टाइटल्स लाइक मॉन्सर और मैडम वॉज रिप्लेस्ड बाय सित्योन एंड सित्योनी, ठीक है। तो जो जेंट्स हैं उन सबको इस नाम से पुकारा जाएगा, ये जो है इसमें कहा गया था। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपको ये पैसेज रीड करना है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है, बहुत ही ईजी है, तो आप इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेंगे। तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ के और तब ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके आंसर करने हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाय रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ क्या है, सो इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन अंडर द लॉ, दैट इज द इक्वलिटी, इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन अंडर द लॉ। सेकेंड है द कास्ट, सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, that is rule of law is the foundation of any democracy, justify the statement by giving example from your surrounding। रूल ऑफ लॉ जो है ये फाउंडेशन है फॉर एनी डेमोक्रेसी, किसी भी डेमोक्रेसी के लिए, तो इसको आपको जस्टिफाई करना है, क्लियर। द कास्ट सिस्टम रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस फॉर सर्टेन कम्युनिटीज़, की जो कास्ट सिस्टम है वो जो अदर कास्ट, जो शेड्यूल कास्ट कह सकते हो, उनको पब्लिक प्लेसेस पे जाने से रोकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें आप दे सकते हो। नेक्स्ट देखिए, हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर इक्वलिटी, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इक्वलिटी को किस तरह से एंश्योर करता है। तो इसमें आंसर रहेगा, नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। एवरी सिटीजन विल हैव एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस लाइक शॉप्स, रेस्टोरेंट, होटल्स एंड सिनेमा हॉल्स, क्लियर है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36,
इसमें भी आप अच्छे से इसको रीड कर लेंगे। इसमें सारा आपको पॉवर्टी से रिलेटेड मिलेगा कि जैसे गाँव में जो है क्या होता है कि फिज़िकल वर्क ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे जो कैलोरी नीड होती है वो ज़्यादा होती है। दैट इज़ द 2400 कैलोरीज़ पर पर्सन इन अ डे इन रूरल एरियाज़ एंड 2100 कैलोरीज़ पर पर्सन पर डे इन अर्बन एरियाज़। ठीक है? तो ये सारा इसमें दिया गया है, तो एक बार आप इसको अच्छे से रीड कर लेंगे। सो व्हाट इज़ द एक्सेप्टेड कैलोरीज रिक्वायरमेंट इन अर्बन एरियाज ऑफ इंडिया, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज़ द 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन अर्बन एरियाज। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हु कंडक्ट द सैंपल सर्वे टू डिटरमाइन द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, तो कौन करता है, दैट इज नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, यही इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट फैक्टर आर इंपॉर्टेंट वाइल डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, इंडिया में पॉवर्टी लाइन को डिसाइड करने के लिए कौन कौन से फैक्टर हैं, तो मिनिमम लेवल फॉर फूड, क्लोथिंग, शूज़, फ्यूअल, लाइटनिंग, एजुकेशन एंड मेडिकल नीड्स, तो ये सारे फैक्टर हैं डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन एफ, मैप बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। मैप बेस्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 37 ए पार्ट रहेगा। Two places A and B have been marked on the given political outline map of world. Identify these places with the help of the following information and write their correct name on the line drawn near them. So a country related to the central power in the first world war, ठीक है, सेंट्रल पावर से जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कंट्री रिलेटेड थी वो करना है ए में, एंड ए कंट्री रिलेटेड टू द अलाइड पावर इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो यहाँ से आप आंसर करेंगे तो देखिए सेंट्रल पावर में क्या हो जाएगा, ए दैट इज़ जर्मनी है, एंड जो अलाइड पावर है दैट इज़ बी पार्ट एंड दैट इज़ द इंग्लैंड। क्लियर है, तो ये यहाँ से आप इसका आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए 37B, ऑन द गिवन आउटलाइन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेबल एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग विद सूटेबल सिंबल्स। ठीक है, पुलिकेट लेक है, K2 माउंटेन पीक है, अनाईमुड़ी माउंटेन पीक है, एंड स्टेट विद लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, तो वो कौन सा स्टेट रहेगा, दैट इज़ अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ से आप इसको मार्क कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा K2, ठीक है, उसके बाद ये स्टेट हो जाएगा दैट इज़ अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद देखिए पुलिकट जो लेक है यहाँ पे पुलिकट लेक हो जाएगा, एंड दिस वन इज़ अनाईमुड़ी। तो यहाँ पे आप इसको मार्क कर देंगे। तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप सभी बच्चों को सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं, फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।